Good morning all of you. NCERT 12th class physics चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। तो पहला पॉइंट आता है पोटेंशियोमीटर क्या होता है। तो यहां पर देखिए पोटेंशियोमीटर मीटर इज यूज्ड टू, पहला पॉइंट potentiometer is used to compare EMF of two cell. Second, to find out internal resistance of the cell, to find out internal resistance of the cell. प्रिंसिपल क्या होता है पोटेंशियोमीटर का वो देखिए। प्रिंसिपल को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स सुनिए। सबसे पहले ओम्स लॉ, पहले मैं इसके स्टेप लिख दूं ताकि आपको स्टेटमेंट समझ में आ सके। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? E इक्वल टू आई आर। ई यहाँ पे EMF है। अच्छा ये बताइए रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? रो L बाई ए, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। अब एक बात बताइए, I को हमें कांस्टेंट करना है, किस टाइप से करेंगे? सर्किट में अगर हम रियोस्टेंट यूज कर लें और एक अमीटर यूज करें जिससे कि रियोस्टेंट की वैल्यू को चेंज करके हम करंट को कांस्टेंट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट करना कैसे पॉसिबल है? वो वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट कैसे होगा? अगर ये वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, जिसका मतलब है इसका एरिया हर जगह पर सेम है, जिसका मतलब एक जैसी मोटाई है उस वायर की हर पॉइंट पर। तो ये बताइए आई, रो और ए, ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई। तो इसे क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू के इंटू एल। यहाँ पे के क्या है? के है आई रो अपॉन ए के। E बराबर है के इंटू एल, तो क्या हो गया? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है L के। E क्या हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है L के। K जिसे हम E बाई एल भी लिख सकते हैं, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। हमने अभी भी पढ़ा E ओम्स लॉ से आई आर के बराबर है, R रो L बाई ए के बराबर है। रो L और A को कांस्टेंट करने के लिए हमने क्या बोला था? वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो उससे रेजिस्टिविटी कांस्टेंट हो गई। वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का है तो A कांस्टेंट हो गया। करंट कांस्टेंट है तो I कांस्टेंट हो गया। तो उस केस में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है? L के। तो इसका प्रिंसिपल देखिए, इफ ए कांस्टेंट करंट इज पास्ड in uniform area of cross section of wire made by single material, सिंगल का मतलब सेम भी ले सकते हैं यहाँ पे, सेम मटेरियल if a constant current is passed in a uniform area of cross section of wire made by same material, then potential difference applied
across the wire is directly proportional to the length of the wire। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट कांस्टेंट है, रियोस्टेट से कर देंगे कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, वायर एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होने से कांस्टेंट हो जाएगा। उस केस में ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। दूसरा पॉइंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, ई है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसे ई बाई एल बी कहा जाता है। ये क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ कितना अप्लाई किया गया है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। वो क्या होता है, के से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसे ई बाई एल लिखा जा सकता है। अब देखिए, इससे हम दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, कौन कौन सी, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इनमें से एक एक टॉपिक को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट पॉइंट, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ द टू सेल। इसके लिए हम सर्किट डायग्राम क्या बनाएंगे, इसके लिए सर्किट डायग्राम आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिकल के अंदर भी है, तो आपको सर्किट डायग्राम आना चाहिए किस टाइप से बनाया गया है, इसकी पूरी थ्योरी पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिकल में भी आता है। तो देखिए सबसे पहले हमने एक बैटरी यूज करनी है, तो ये एक बैटरी यूज कर ली, यहां पर रियोस्टेट लगा दो, ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। करंट को मेजर करने के लिए हमने यहाँ पर अमीटर लगा दिया, ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो ये वाली साइड पॉजिटिव और ये वाली साइड नेगेटिव। इसके बाद ये वाला वायर इस टाइप से यहाँ पर आएगा, यहाँ से हम 0 सेंटीमीटर काउंट करना शुरू करेंगे, ये वायर यहाँ से यहाँ तक आएगा, यहाँ पे इसके 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसके बाद ये वायर फिर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएंगे। फिर दोबारा से ये वायर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसके 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इसके बाद ये वायर यहाँ पर आएगा तो ये 400 सेंटीमीटर आ जाएंगे। इसके बाद ये वायर ऐसे आउट होके इस टाइप से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। इसको आगे पीछे शिफ्ट करके हम रेजिस्टेंस को सेट करेंगे और करंट को कंट्रोल करेंगे। दूसरा पॉइंट, हमने यहाँ पे पहला सेल यूज किया जिसकी ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल यूज किया जिसकी ईएमएफ E2 है। दोनों सेल को इस टाइप से की K1 और की K2 से कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये वाला सिरा गैल्वेनोमीटर में जाएगा। इसके बाद जॉकी को अटैच करना है और जॉकी से हम बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस टाइप से, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस पूरे प्रोसीजर को। स्टेप क्या रहेंगे, पहला पॉइंट, ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एक्सटर्नल बैटरी हमेशा, ये जो सेल है जो यहाँ पे यूज किए गए हैं, इनकी ईएमएफ से बड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपको बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, एक्सटर्नल बैटरी मस्ट बी बिगर या हायर वोल्टेज, बिगर, हायर लिख देते हैं, हायर पोटेंशियल देन सेल। एक्सटर्नल बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इन सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। अगर इससे हाई नहीं होगा तो हमें बैलेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले करंट को रीड करो। जो करंट है उसकी वैल्यू
एक जगह पर नोट करनी है। अब आपको करना क्या है, प्रेस की K1 की K1 को क्लोज किया या क्लोज कर दो, प्रेस तो थोड़ी देर के लिए होता है, क्लोज की K1 एंड फाइंड बैलेंस पॉइंट की को क्लोज किया, अब बैलेंस पॉइंट फाइंड करना शुरू किया। लेट बैलेंस पॉइंट इज एट L1 डिस्टेंस। सपोज कीजिए बैलेंस पॉइंट L1 डिस्टेंस पे आ गया। अब देखिए इसे कैसे मेजर करेंगे। अगर सपोज करो बैलेंस पॉइंट इस वाले पॉइंट पे आए तो पहले हम ऐसे जाएंगे तो 100 सेंटीमीटर, फिर ऐसे आएंगे, वहां से यहां तक की लेंथ मेजर कर लो। अगर ये सपोज करो 40 है तो 100 में 40 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, तो ये 140 हो जाएगा। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पॉइंट यहाँ आ गया तो कितना होगा, यहाँ आ गया तो कितना हो गया। सिंपल सा है, यहाँ से लेंथ मेजर करना शुरू कर दो 100, फिर इधर को आओगे 200, फिर इधर को जाओगे। अगर यहाँ पे आए और ये है 70 पर तो 2 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो 270। इस टाइप से आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो ये बताइए कंडीशन क्या थी। पहला सेल लगाया गया है, बैलेंस पॉइंट आया L1 पर, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद क्लोज की, और आपको ये ध्यान रखना है क्लोज की K1, सिर्फ K1 की को क्लोज किया गया है और इस केस में K2 क्या है, ओपन है। अब यहां पे क्या है, क्लोज की K2 ओनली लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। सिर्फ की K1 को क्लोज किया गया था यहां पे किसको क्लोज किया गया, K2 को। अब ये बताओ, पहले तो ये की क्लोज थी, अब इस की को क्लोज करेंगे तो कौन सा सेल सर्किट में आ जाएगा, E2 वाला। अब यहां पर देखिए E2 सेल सर्किट में आ चुका है एंड फाइंड बैलेंस पॉइंट। और फिर दोबारा से हमने जॉकी को शिफ्ट करके इधर उधर घुमा के बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना शुरू कर दिया। लेट बैलेंस पॉइंट इज एट L2 डिस्टेंस। सपोज करो बैलेंस पॉइंट आया L2 डिस्टेंस पर, तो ये बताइए कौन सा सेल लगा हुआ है सर्किट में, E2 लगा हुआ है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L2 पर। यह है इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम इसे V क्यों नहीं लिख रहे, E क्यों लिख रहे हैं, इसका क्या रीजन है। तो देखो बैलेंस पॉइंट आने का मतलब है गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस सेल में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। करंट अगर सेल में से ड्रा नहीं किया जा रहा है तो वो सिंपल सा ओपन सर्किट है। और EMF कब मेजर होते हैं, ओपन सर्किट में, तो इसीलिए हम यहाँ पर E लिख रहे हैं। ये पॉइंट याद रखना, अगर सेल में से करंट ड्रा हो जाएगा तो वो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा, EMF नहीं आएगा, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, E1 बाई E2 इक्वल टू, इसके लिए K था, इसके लिए भी K था, क्योंकि K तो दोनों के लिए सेम है, तो E1 बाई E2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा L1 बाई L2। ये फार्मूला आ गया दो सेल की EMF को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेप हम यूज करेंगे दो सेल की EMF को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब अगला करते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए सर्किट डायग्राम जो पहले बनाया गया था वही है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हमें करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा वो देखिए, यहाँ पे एक ही सेल यूज किया जाएगा, ठीक है, तो हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये सिर्फ एक सेल है तो E लिख दिया। अब आप यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगाना है आपको R वैल्यू का, फिर K की है K2, और ये इस टाइप से क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पर देखिए E का मतलब क्या है, EMF ऑफ सेल।
आर का, इसका कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया? इंटरनल। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल का नहीं होता, ये तो सिंपल है, तो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलोगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब देखिए स्टेप देखिए, सबसे पहले प्रेस या क्लोज ओनली की K1 एंड फाइंड बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? जॉकी को शिफ्ट करके। तो क्या हुआ? लेट बैलेंस पॉइंट इज एट L1। बैलेंस पॉइंट कहां पर है? L1 पर। तो उस केस में E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया L1। ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है? अब दोनों की को क्लोज कर दो। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाउ क्लोज बोथ की एंड अगेन फाइंड बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट आपको दोनों की को क्लोज करना है। ये जो K2 ओपन था इसे आप क्लोज कर दीजिए, ये भी क्लोज है। दोनों की को क्लोज कर दिया और बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट किया। लेट बैलेंस पॉइंट इज एट L2। अगर बैलेंस पॉइंट L2 पे मिलता है, अब ध्यान से सुनना, बैलेंस पॉइंट मिल चुका है जिसका मतलब है गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जिसका मतलब है सेल में से इस डायरेक्शन में तो कोई करंट नहीं जा रहा। लेकिन सेल अब इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी है, जिसका मतलब है एक क्लोज सर्किट बन गया ये वाला, जिसमें करंट फ्लो करेगा। अगर ये सर्किट क्लोज सर्किट में है तो ईएमएफ मेजर नहीं होगा, अब मेजर होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए इसे लिखेंगे क्या? V। दोबारा से देखो, इसे ईएमएफ ना लिख के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए लिखा गया है कि ये वाला सेल इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्लोज सर्किट में है। हालांकि इधर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, लेकिन इस सेल का करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया? V। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? L2। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर दो तो ये कितना आ जाएगा? E बाई वी इक्वल टू L1 बाई L2। ये वाला इक्वेशन आ गया, इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, R इक्वल टू E बाई वी माइनस 1 इंटू में R। ये एक फॉर्मूला लास्ट टॉपिक में, लास्ट आर्टिकल में बताया गया था। E बाई वी की वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस में 1 R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आ गया? L1 L2 माइनस 1 इंटू में R। यहाँ पे ये बताइए, ये जो R है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। L1 L2 मीटर पे मेजर हो ही जाएंगे, तो सारी वैल्यू हमें पता चल गई है, हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। ये पोटेंशियोमीटर है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट यहां पर है। बैटरी, एमीटर, सेल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर, ये अलग से इसमें अटैच किया जाएगा, जो प्रैक्टिकल में हम आपको करके दिखाएंगे। 1 2 3 4 तार है यहाँ पर, ये जो है 1 2 3 4, जिनमें 400 सेंटीमीटर की लेंथ यहाँ पर बनती है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर में 4 वायर होते हैं, मीटर ब्रिज में क्या होता है? 1 वायर होता है। ठीक है,
इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।